नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में एक बार पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कड़ी के अंतर्गत हम चलेंगे यूपी टीजीटी और पीजीटी के अंतर्गत जो पूछे गए अब तक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उन श्रृंखलाओं के अंतर्गत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर इससे पहले के वीडियो आपने देखा नहीं है तो आप आई बटन पर क्लिक करके सभी वीडियो को देख लीजिए। और दोस्तों, आज की कड़ी के अंतर्गत जो हमारा यूपी टीजीटी के अंतर्गत जैसे सामाजिक विज्ञान होता है या मान लीजिए इतिहास से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें इतिहास से संबंधित सारे प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट की तरह है ये दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत देश को इंडिया के नाम से संबोधित किया था। यानी आपको बताना है दोस्तों कि भारत देश को इंडिया के नाम से संबोधित किसने किया था। यूनानियों ने, भारतीयों ने, जापानियों ने या मुस्लिमों ने। तो दोस्तों, आप वीडियो को पोस्ट करके गेस करिए और आंसर को गेस करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों जल्दी फटाफट। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि भारत देश को 4 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? 4 नामों से। तो उसी में से एक नाम यहाँ पूछा जा रहा है, इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों। तो जो दोस्तों भारत देश को इंडिया के नाम से संबोधित करने वाले थे वो थे यूनानी। ठीक है, यूनानियों ने ही भारत देश को इंडिया के नाम से संबोधित किया था। और जो हिंदुस्तान की बात कही थी तो मुस्लिमों ने किया था, और भारत शब्द का जो प्राचीन राजा भरत थे उनके नाम से कहा गया था। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन है, ऋग्वेद का रचयिता माना जाता है। तो आपको बताना दोस्तों, ऋग्वेद का रचयिता किसे माना जाता है। ऑप्शन देखिएगा, विश्वामित्र को, वासुदेव को, वेद व्यास को या जावली को। तो दोस्तों जल्दी से गेस करिए दोस्तों, ऋग्वेद का रचनाकार या रचयिता कौन है। तो आई होप दोस्तों आपने ऋग्वेद का रचयिता का आंसर गेस कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों है विश्वामित्र। ठीक है दोस्तों, विश्वामित्र को ही ऋग्वेद का रचयिता कहा जाता है। और ऋग्वेद प्राचीन भारत का सबसे पुराना वेद है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से ऋग्वेद के विषय में सही नहीं है। आप प्रश्न को बहुत ही ध्यान देखिए, नकारात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से ऋग्वेद के विषय में सही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं क्या सही नहीं है, उसको चुनते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। अगला है, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। और ऋग्वेद की रचना वेद व्यास ने की थी। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें से जो सही नहीं है, ठीक है, वो है ऋग्वेद की रचना वेद व्यास ने की थी। तो वेद आपको पता है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा जो ऋग्वेद की रचना थी वो किसने की थी, विश्वामित्र ने। ठीक है दोस्तों, विश्वामित्र ने, आप नाम याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, विश्वामित्र ने की थी। और इसमें जो प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो ऋचाओं के जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसी को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, इसके ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं। ठीक है, और 1028 सूक्त हैं। और इसके पुरुष जो सूक्त है उसी 10 मंडलों में, जो 10 मंडल हैं इसके, ठीक है, 10 मंडलों में जो पुरुष सूक्त है दोस्तों उसमें 4 वर्ण हैं। ठीक है, कौन कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ठीक है दोस्तों, ये 4 वर्णों की बात किसमें कही गई है, पुरुष सूक्त के अंतर्गत कही गई है। तो दोस्तों आपको ये बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये बताइए दोस्तों कि जो ऋग्वेद है या किस देवता के संबंधित है, आपको बताना दोस्तों, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? जो वेद होता है उनकी ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है? वेद व्यास, वेदाज्ञ, होतृत्य, खिल। तो जल्दी से दोस्तों गेस करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों फटाफट वीडियो को पोस्ट करके गेस करिए दोस्तों, और आप प्रैक्टिस से इसे लीजिए दोस्तों, देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं दोस्तों। तो जो वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि होते हैं दोस्तों, उन्हें कहा जाता है होतृत। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, होतृत कहा जाता है। आप याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूपी पीसीएस से भी पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है, और यूपी टीजीटी के अंतर्गत और पीजीटी के अंतर्गत, और साथ ही साथ दोस्तों सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो प्रश्न है ये इससे पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न है देखिएगा ध्यान से, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। जो स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है दोस्तों, ऑप्शन देखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में, स्मृत ग्रंथों में, रास्तरंगणी में, ऋग्वेद में। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इससे पहले नहीं देखा है दोस्तों, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में इतिहास से संबंधित जो खंड शिक्षा अधिकारी है उसके अंतर्गत जो प्रश्न हैं इतिहास से, वे आपके सामाजिक विज्ञान से संबंधित, और यूपी जो आपका टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत संबंधित इतिहास है उसको आप ज़रूर देखिए दोस्तों। उसमें कई वीडियो हैं आपके बहुत काम के हैं। तो दोस्तों इसमें प्रश्न जो है, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है, कहाँ कहा गया है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। यानी आपने एक चित्र देखा होगा भगवान शंकर का, तो उसमें आधा स्त्री का आधा पुरुष का, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? यानी इतिहास का जनक कह सकते हैं, या इतिहास का पितामह कह सकते हैं, या इतिहास के, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो इतिहास का पितामह है किसे कहा जाता है बताना है। ऑप्शन देखिएगा, हेरोडोटस को, टेसियस को, या मेगास्थनीज को, या डाइमेकस को। तो दोस्तों जल्दी से गेस करिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो कहा जाता है दोस्तों, इतिहास का जो जनक या इतिहास का पितामह कहा जाता है वो हेरोडोटस को। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, ठीक है दोस्तों, वहीं से इतिहास की जो बात आती है, हिस्टोरिका में इतिहास का पितामह इन्हीं को माना जाता है, हेरोडोटस को। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था? यानी आपको बताना है दोस्तों, कौन सा ऐसा चीनी यात्री था जो भारत में, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ऑप्शन देखिएगा, फाहियान, हेनसोंग, यहाँ पे शुंगियांग रहेगा दोस्तों, शुंगियान रहेगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, शुंगियान इसका नाम है। और अगला है टॉलमी। तो दोस्तों जल्दी से गेस करिए, कौन सा चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, ठीक है, वो आया था फाहियान, ठीक है, फाहियान आया था। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि जो हेनसोंग था, ठीक है, हेनसोंग ये किसके दरबार में आया था? हेनसोंग जो था ये किसके दरबार में आया था? आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? यानी 4 आश्रम को आपको पता होगा दोस्तों, कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है, जिसे हम लोग ब्रह्मचर्य कह सकते हैं, गृहस्थ कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और आपका वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम कह सकते हैं, जो भी उल्टा सी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम लोग 4 आश्रमों की बात जो करते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन देखिएगा, छंदोग्य उपनिषद में, जवाल उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, या ईश उपनिषद में। तो जल्दी से आंसर देखिए दोस्तों, आंसर बताइए फटाफट। ये आपके पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए दोस्तों, पूछा गया है। तो दोस्तों जो सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है वो किया गया है
जबालोपनिषद में, ठीक है दोस्तों। जबालोपनिषद जो है उसमें चारों आश्रमों की बात कही गई है, यानी आपका गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम या संन्यास आश्रम की बात इसमें कही गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, रुद्रा देवी किस वंश की रानी थी? मदुरै के पांड्य वंश की, बादामी के चालुक्य वंश की, बेंगी के पूर्वी चालुक्य की या वारंगल के काकती की? तो जल्दी दोस्तों बताइए। ये सभी प्रश्न दोस्तों पीछे जो पिछला प्रश्न पत्र हो चुका है, यानी प्रीवियस ईयर का पेपर जो है वो उसमें पूछे गए हैं। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, रुद्रा देवी किस वंश की रानी थी? मदुरै के पांड्य वंश की, या बादामी के चालुक्य की, या बेंगी के पूर्वी चालुक्य की, या वारंगल के काकती की? तो दोस्तों रुद्रा देवी जो थी वो थी वारंगल के काकतीय राजवंश की क्या थी, वो रानी थी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो आपको लिपि पता होगा दोस्तों, जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जो लिखते हैं, ठीक है, जो लिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को लिपि बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन देखिएगा, संस्कृत है, या ब्राह्मी है, या पाली है, प्रकृति है? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों फटाफट। मौर्य वंश का प्रसिद्ध सम्राटों में से एक अशोक, जो 263 ईसा पूर्व में, ठीक है, जो 261 ईसा पूर्व में क्या किया था, कलिंग का युद्ध किया था, ठीक है दोस्तों। ये भी इसके लिए प्रसिद्ध है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, और पूछा जाता कलिंग कहाँ है, तो उड़ीसा में है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो अशोक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, आगे वीडियो में फिर इसको हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछा जा रहा है, बताइए जल्दी से, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो दोस्तों अशोक के जो शिलालेख हैं वो हैं ब्राह्मी, ठीक है, उसने ब्राह्मी लिपि में शिलालेखों का वर्णन किया है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? श्रुति में जो सुनकर होता है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? ऑप्शन देखिएगा, संहिता, ब्राह्मण, पुराण या उपनिषद? तो जल्दी से दोस्तों गेस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट अच्छे से एनर्जी के साथ दोस्तों तो दोस्तों जो इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों से अंग नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों पुराण, ठीक है, पुराण नहीं है। और आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? यानी युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है या किस ग्रंथ में उल्लेखित है, बताना दोस्तों। ऑप्शन देखिएगा, ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या मुंडकोपनिषद में? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों। जो युद्ध का शुरुआत होती है मनुष्य के मस्तिष्क से होती है, ये बात भी सही है दोस्तों। अगर हम लोग छोटी सी भी ईर्ष्या, द्वेष या जलन होता है तो अपने दिमाग से ही शुरू होता है, इसीलिए मस्तिष्क का राजा भी क्या, मस्तिष्क जो है शरीर का क्या है, राजा है दोस्तों। तो इसमें बताइए दोस्तों, जल्दी से गेस करिए, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है या किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों जो ये है युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से है, वो है अथर्ववेद से, ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद है, याद रखिएगा। तो सामवेद क्या है आपका दोस्तों, ये गान का ही वेद है और ये आपके मंत्रों का वेद है, याद रखिएगा। और हमारे जो सत्यमेव जयते हैं वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के निवासी को या सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या तांबा? तो जो सिंधु घाटी के निवासी थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों, फटाफट गेस करिए। तो दोस्तों वो नहीं था लोहा, ठीक है, इसी को कभी कदर अयस लिखा रहता है, तो आप अयस भी कहिएगा, ठीक है दोस्तों, अयस भी लिखा रहता है तो इसको अयस भी माना जाता है। जो सिंधु घाटी के निवासी थे दोस्तों उनको क्या था, ठीक है, वर्ष 1921 में क्या था, दयाराम साहनी जी द्वारा खोजा गया था सिंधु घाटी शब्द क्यों, तो उसमें जो लोहे का ज्ञान के विषय में उनको जानकारी नहीं थी,
तो यहाँ जो प्रश्न पूछा है, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहे का नहीं था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो जो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर है का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? पाल शासकों ने, चंदेलों ने, सोलंकी ने या राष्ट्रकूटों ने? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी आपके टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, इतिहास से। ठीक है दोस्तों, इतिहास से है ये। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है सोलंकी। तो अब यहाँ पे जो प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पे भीमराज थे, ठीक है, भीमराज प्रथम थे जो, ठीक है दोस्तों, जो सोलंकी राजवंश था उसका जो सम्राट था, मूल राज का जो दरबारी थे भीमराज, उन्होंने बनवाया था इसको। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मगर आपको ऑप्शन में यही ज़्यादा दिया जाता है, सोलंकी ने। ठीक है दोस्तों, तो आपका पिछले साल में प्रश्न भी आया था, तो याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है इस प्रकार है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपके वीडियो को सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की ओर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अगर आपके इतिहास से संबंधित और सारे वीडियो देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। ठीक है दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में, ठीक है दोस्तों, वहाँ पर यूपी पीसीएस, ठीक है, पीसीएस से संबंधित एक प्ले लिस्ट है, उसके अंतर्गत जाइएगा। वहाँ पर बीओ, ठीक है, बीओ से संबंधित, एग्ज़ाम से संबंधित जो प्रश्न कराया गया था उसमें आपको इतिहास से संबंधित सारे प्रश्न मिलेंगे जो बहुत आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंतर्गत। आप एक बार वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।